विनित मैथ्स में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए, अगर हमें इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी होगी? बिल्कुल, एक बुनियादी चीज से, और वो है मापन या मेजरमेंट। आप इसे एक टूल किट मान सकते हैं जिससे विज्ञान अपनी पूरी भाषा गढ़ता है। तो आज हम इसी विज्ञान की सार्वभौमिक भाषा को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे सार्वभौमिक वैज्ञानिक भाषा से, फिर बात करेंगे मूल और व्युत्पन्न मात्रकों की। इसके बाद हम सटीकता के नियम, सार्थक अंकों की गणना, भौतिक राशियों की विमाएं और आखिर में विमीय समीकरणों को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी सार्वभौमिक वैज्ञानिक भाषा की। आपको पता है, इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब नापतोल को लेकर दुनिया भर में बड़ी कंफ्यूजन थी। हर किसी का अपना तरीका था। इस अराजकता को दूर करने के लिए मापन की स्पष्ट परिभाषा सामने आई। मापन असल में किसी भी भौतिक राशि की तुलना एक ऐसे मानक या स्टैंडर्ड से करने की प्रक्रिया है जिसे पूरी दुनिया मानती हो। ये ब्रह्मांड में एक व्यवस्था लेकर आता है, एक ऐसी बेसलाइन तैयार करता है जिस पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा वैज्ञानिक बिना किसी हिचकिचाहट के भरोसा कर सके। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, यानी मूल और व्युत्पन्न मात्रक। अब इस स्लाइड पर जो आप देख रहे हैं ना, सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई मात्रक, इन्हें आप आधुनिक विज्ञान की वर्णमाला या अल्फाबेट कह सकते हैं। यहाँ 7 एसआई मूल राशियां दी गई हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। बस यही 7 मात्रक विज्ञान की नींव हैं। भौतिक जगत का कोई भी जटिल से जटिल मापन हो, उसे आखिरकार इन्हीं 7 मूलभूत मात्रकों के कॉम्बिनेशन से डिराइव किया जाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 29, 97, 92, 458। कोई अंदाजा है ये क्या है? ये निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश की गति है। और सबसे अहम बात, ये एक बेहद सटीक और कभी न बदलने वाला यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में 1 मीटर की परिभाषा तय करने के लिए इसी नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञान में सटीकता इसी को कहते हैं। और हाँ, उन 7 बेस यूनिट्स के अलावा हमारे पास ये 2 स्पेशल सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। ये डायमेंशनलेस यानी विमाहीन राशियां हैं। 2D समतलीय कोण के लिए हम रेडियन का इस्तेमाल करते हैं और 3D घन कोण यानी सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन का। ज्यामिति या ज्योमेट्री को मापने के लिए ये हमारे सबसे भरोसेमंद साथी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सटीकता के नियमों की। देखिए, विज्ञान में सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या मापा गया, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि उसे कितनी सटीकता से मापा गया। यहीं पर एंट्री होती है सार्थक अंकों की, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। और यकीन मानिए, ये कोई उबाऊ गणित नहीं है, ये सटीकता की एक शानदार कला है। सार्थक अंक हमें बताते हैं कि जिस उपकरण से हम माप रहे हैं उसकी असली लिमिट्स क्या हैं। इसमें वो सारे अंक शामिल होते हैं जिन पर हमें 100% भरोसा है, और आखिरी का केवल एक वो अंक जो थोड़ा अनिश्चित है। अब इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट नियम या प्रमेय है जिन्हें हमने यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है। सार्थक अंकों को पहचानने का पहला और सबसे जरूरी नियम ये है कि सभी गैर शून्य अंक हमेशा सार्थक होते हैं। और हाँ, अगर कोई शून्य किन्हीं 2 गैर शून्य अंकों के बीच सैंडविच की तरह फंसा है तो उसे भी पक्के तौर पर सार्थक अंक ही माना जाएगा। और यहाँ आता है हमारा दूसरा अहम नियम। अगर किसी संख्या में दशमलव है तो उसके अंत में आने वाले शून्य हमेशा सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कहीं 4.700 मीटर लिखा है तो वो आखिरी के 2 शून्य वहां गलती से नहीं आए हैं। उन्हें जानबूझकर ये बताने के लिए लगाया गया है कि मापन कितना ज्यादा सटीक है। ये उदाहरण देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सिर्फ मात्रक बदलने से सार्थक अंकों की संख्या कोई जादू से नहीं बदल जाती। चाहे आप 2.308 सेंटीमीटर लिखें या 0.02308 मीटर, दोनों ही मामलों में सार्थक अंकों की संख्या बिल्कुल 4 ही रहेगी। दशमलव की जगह इधर उधर करने से आपकी सटीकता पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अब आते हैं सार्थक अंकों की गणना पर। विज्ञान में जब हम अलग अलग डेटा को मिलाते हैं तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आपका फाइनल रिजल्ट कभी भी आपके सबसे कमजोर या सबसे कम सटीक इनपुट से ज्यादा सटीक नहीं हो सकता। गुणा और भाग के लिए ये प्रमेय बिल्कुल स्पष्ट है।
आपके अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की गणना में इस्तेमाल की गई सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में है। वैज्ञानिक डेटा में ओवर कॉन्फिडेंस को रोकने का ये अल्टीमेट रूल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हम 4.237 ग्राम द्रव्यमान को 2.51 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन से भाग देते हैं। अब हमारा कैलकुलेटर तो 1.6880478086 जैसी कोई खतरनाक सी लंबी संख्या दिखाएगा, लेकिन क्या ये सही है? नहीं। चूंकि हमारे इनपुट 2.51 में केवल 3 सार्थक अंक है, हमें इस जंगली रिजल्ट को वैज्ञानिक रूप से कंट्रोल करना होगा और इसे 1.69 तक राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा। लेकिन जोड़ और घटाव के लिए कहानी थोड़ी अलग है। इस प्रमेय को ध्यान से देखिए। यहाँ हमें कुल सार्थक अंक नहीं देखने होते, बल्कि दशमलव के बाद के स्थानों को देखना होता है। हमारा अंतिम परिणाम दशमलव के बाद उतने ही स्थानों तक होना चाहिए जितना कि हमारे सबसे कम सटीक इनपुट में था। जरा इस उदाहरण पर गौर कीजिए। अगर हम 436.32 ग्राम्स, 227.2 ग्राम्स और 0.301 ग्राम को जोड़ते हैं तो हमारा रॉ कैलकुलेशन 663.821 ग्राम आता है। लेकिन रुकिए, हमारे पास एक इनपुट यानी 227.2 ऐसा है जिसमें दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है। इसलिए उस सबसे कम सटीक मापन का सम्मान करते हुए हमारा सही और वैज्ञानिक उत्तर 663.8 ग्राम ही होगा। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं भौतिक राशियों की विमाओं यानी डायमेंशंस की तरफ। अब हम सिर्फ नंबर्स की दुनिया से बाहर निकल रहे हैं और ब्रह्मांड के असली वैचारिक ढांचे को समझने वाले हैं। सोचिए, विमाएं या डायमेंशंस किसी भी भौतिक कॉन्सेप्ट का असली डीएनए होती हैं। अगर हम किसी भी मापन से उसके नंबर को हटा दें तो जो शुद्ध भौतिक प्रकृति बचती है उसे दर्शाने के लिए मूल राशियों पर जो घात या पावर लगाई जाती है, बस वही विमा कहलाती है। यहाँ इस स्लाइड पर आप बेस क्वांटिटीज और उनके डायमेंशनल प्रतीकों को देख सकते हैं। मैकेनिक्स में जो भारी काम करने वाली 3 मुख्य राशियां हैं वो है लंबाई, द्रव्यमान और समय। इन्हें शुद्ध विमाओं के रूप में दर्शाने के लिए इन चौकोर ब्रैकेट्स L, M और T के भीतर लिखा जाता है। ये ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, विमीय समीकरण या डायमेंशनल इक्वेशंस। जब हम किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर रखते हैं तो हमें एक विमीय समीकरण मिलता है। ये समीकरण उस पूरी चीज के संरचनात्मक ब्लूप्रिंट को खोलकर रख देता है। अब वॉल्यूम यानी आयतन के समीकरण को देखिए। आयतन असल में सिर्फ लंबाई का घन या क्यूब है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें द्रव्यमान और समय की घात 0 है, यानी वे इस पूरी ज्योमेट्री में कहीं हैं ही नहीं। इसलिए इसे m² L² T² लिखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बल यानी फोर्स का समीकरण थोड़ा अलग है। बल बनता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से। अगर हम इसे बिल्कुल इसके बुनियादी रूप में तोड़ें तो इसमें एक हिस्सा द्रव्यमान का है, एक हिस्सा लंबाई का और नकारात्मक 2 हिस्से समय के हैं। इसीलिए बल का ये खूबसूरत विमीय समीकरण MLT-2 बनता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर मानवता इस पूरे विशाल भौतिक ब्रह्मांड को सिर्फ द्रव्यमान, लंबाई और समय के एक इतने सरल से ब्लूप्रिंट में तोड़ सकती है, तो हमारे मापन की वो अगली कौन सी सीमा होगी जिसे हम फतह करेंगे? चरम सटीकता की हमारी ये अंतहीन खोज विज्ञान के भविष्य में हमें और कहाँ तक ले जाएगी? ये सच में सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।